अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और नताइज में रद्दबदल के खिलाफ बुध को मुल्क भर में एहतजाज कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के NA 131 में दोबारा गिनती से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करते हुए इस बारी में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान को अपनी मईशत को संभाला देने के लिए IMF से कर्ज लेने की ज़रूरत है। ताहम अमरीका का कहना है कि ये रकम चीनी कर्जे अदा करने के लिए इस्तेमाल हुई तो अमरीका IMF को पाकिस्तान को कर्ज देने से रोक देगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तय पाने वाले एक ताज़ा मुआहदे के तहत पाकिस्तान के फौजी अब रूस की अस्करी तरबियत के इदारों में तरबियत हासिल कर सकेंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस का ताज़ा तरीन अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान से दाइश को उखेड़ने और तबाह करने की कोशिश कुछ इलाकों में कामयाब हुई है, लेकिन इस दहशतगर्द ग्रुप का मुल्क से मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं हो सका है। और अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए सदर ट्रंप की हिकमत अमली काम कर रही है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान अवाम में तालिबान के साथ अमन के मामले पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है, लेकिन उन्होंने इतराफ़ किया कि तालिबान के साथ अमन तजावीज़ पर नज़रियात में इख्तिलाफ है। ईरान के सामान पर अमरीकी पाबंदियों के इतलाक़ के बाद मंगल के रोज़ तेल की कीमतों में तेज़ी आई है, जिससे इक़्तिसादी माहिरीन ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि नवंबर में ईरान के तेल की बरामदात पर पाबंदी लगने के बाद आलमी मंडी में तेल की फराहमी कम हो सकती है और उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और कनाडा के करीबी शराकतदार हैं और वो ये चाहेगा कि सऊदी हुकूमत इन सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात फराहम करे जिन पर कनाडा ने एतराज़ किया था। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे में इतवार के रोज़ जो ताकतवर ज़लज़ला आया था उसमें हलाक होने वालों की तादाद 131 तक पहुंच गई है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ पेशगोई की है कि अमेरिका और चीन के दरमियान बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात कायम होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये साबिक़ सदूर के दौर में होने वाली तिजारत से मुख्तलिफ होंगे। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और नताइज में रद्दबदल के खिलाफ बुध को मुल्क भर में एहतजाज कर रही हैं। हिज़्ब मुखालिफ के इत्तेहाद की अपील पर मरकज़ी एहतजाज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने किया गया, जिसमें इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। इन तमाम जमातों का मौक़िफ़ है कि 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात शफ़ाफ नहीं थे और कई हलकों में इंतखाबी नताइज तब्दील करके दीगर जमातों को फ़ायदा पहुँचाया गया। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर से कौमी असम्बली की हल्के NA 131 में दोबारा गिनती से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करते हुए इस बारी में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हल्के से इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज करते हुए रिटर्निंग अफसर से मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसमें इमरान खान की कामयाबी बरकरार रही थी, लेकिन उनकी कामयाबी का मार्जिन कम होकर 608 वोट रह गया था। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में लाहौर के इस हल्के से इमरान खान ने मजमूई तौर पर 84,313 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ख्वाजा साद रफ़ीक को 83,633 वोट मिले थे। अमरीकी इंटेलिजेंस का ताज़ा तरीन अंदाज़ा ये है कि अफगानिस्तान से दाइश को उखेड़ने और तबाह करने की कोशिश कुछ इलाकों में कामयाब हुई है,
لیکن اس دہشت گرد گروپ کا ملک سے مکمل طور پر صفایا نہیں ہو سکا ہے۔ داعش خراسان گروپ کے 1000 سے زیادہ جنگجو اندازے کے مطابق افغانستان کے جنوبی ننگرہار صوبے میں سرگرم ہیں اور ایک چھوٹا گروپ مشرقی کنڑ صوبے میں بھی ہے۔ انسدادی دہشت گردی محکمے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے سیاہ جھنڈے تلے جمع ہونے والوں میں مقامی افغانوں کے علاوہ ہمسایہ پاکستان اور ازبکستان سے بھی جنگجو شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش خراسان گروپ خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کاروائیاں کرتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے منگل کے روز پینٹاگون کے نامہ نگاروں کو بتایا کہ آنے والے وقت میں سخت لڑائی متوقع ہے اور جب تک ان جنگجوؤں کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا فتح کا اعلان نہیں کیا جا سکے گا۔ جیمز میٹس نے کہا کہ افغانستان کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع کے ہمراہ پینٹاگون میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے میٹس نے کہا کہ طالبان پر مذاکرات کے لیے دباؤ ہے۔ افغان قیادت میں ہونے والی کوششوں کے بعد ہم اپنے نیٹو اتحادیوں کے ہمراہ افغان حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں اور جنگ کے خاتمے کے لیے مکمل کوششیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان عوام میں طالبان کے ساتھ امن کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ طالبان کے ساتھ امن تجاویز پر نظریات میں اختلاف ہے۔ انہوں نے افغان عوام کو یقین دلایا کہ طالبان کے ساتھ کوئی خفیہ امن معاہدہ نہیں کیا جائے گا اور عوام کو امن عمل میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت خواتین کے حقوق کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کرے گی اور طالبان کے ساتھ آئندہ فائر بندی کے فیصلے کا اعلان جلد ہوگا۔ اور افغانستان کے آزاد انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں بائیو میٹرک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کمیشن آئندہ سال صدارتی انتخابات میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے قابل ہوگا۔ کمیشن کے سربراہ غلاجان بائی سید نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کیونکہ پارلیمانی انتخابات میں صرف 70 دن کا مختصر وقت رہ گیا ہے، اس لیے بائیو میٹرک ٹیکنالوجی کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ ایران کے سامان پر امریکی پابندیوں کے اطلاق کے بعد منگل کے روز تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی ہے، جس سے اقتصادی ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نومبر میں ایران کے تیل کی برآمدات پر پابندی لگنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی فراہمی کم ہو سکتی ہے اور اس کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اوپیک کے رکن ملک ایران پر امریکی پابندیوں کا اطلاق رات 12 بجے شروع ہوا، لیکن ان میں ایرانی تیل کی برآمد شامل نہیں ہے۔ ایران نے جولائی کے مہینے میں ہر روز تقریباً 30 لاکھ بیرل کروڈ آئل برآمد کیا تھا۔ اس وقت جو پابندیاں نافذ کی گئی ہیں ان میں امریکی ڈالروں کی خرید، دھاتوں کی تجارت، کوئلہ، تجارتی سافٹ ویئر اور موٹر سازی کا شعبہ شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران کے انرجی سیکٹر پر 180 دنوں کے بعد پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جن کا اطلاق 4 نومبر سے کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور کینیڈا اس کے قریبی شراکت دار ہیں اور وہ یہ چاہے گا کہ سعودی حکومت ان سرگرم کارکنوں کی گرفتاریوں کے متعلق مزید معلومات فراہم کرے جن پر کینیڈا نے اعتراض کیا تھا۔ امریکہ نے ریاض پر زور دیا ہے کہ وہ عدالتی عمل میں شفافیت کا احترام کرے اور گرفتار افراد کی قانونی حیثیت سے متعلق معلومات افشا کریں۔ سعودی عرب نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کی گرفتاریوں پر کینیڈا کی نکتہ چینی کے رد عمل میں کینیڈا کے سفیر کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ تمام نئے کاروباری سرگرمیوں سمیت مشترکہ تعلیمی تبادلوں کے پروگرام بھی معطل کر دیے ہیں۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے میں اتوار کے روز جو طاقتور زلزلہ آیا تھا اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 131 تک پہنچ گئی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے انڈونیشی ادارے کے ترجمان سوٹوپو پرو نے بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد کا اعلان کیا۔ ملک کے شمالی لومباک جزیرے اور قریبی جزیروں میں 6.9 کی شدت سے آنے والے زلزلے کے باعث 1,56,000 افراد بے گھر ہو گئے تھے اور انہیں عارضی پناہ گاہوں میں رکھا گیا ہے۔ امدادی ٹیمیں اب دور دراز متاثر علاقوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بہترین تجارتی تعلقات قائم ہوں گے، لیکن یہ سابق صدور کے دور میں ہونے والی تجارت سے مختلف ہوں گے۔
न्यू जर्सी गोल्फ रिजॉर्ट में ताजिर लीडरों के एक ग्रुप से बातें करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के लिए चीन की पॉलिसियां मुनसिफाना हों और तिजारत में तरक्की हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि आइंदा तिमाही में मुल्क की पैदावार 5% की शरह से ऊपर चली जाएगी। शिमाली कोरिया की गैर जौहरी होने की तरफ पेशरफ्त पर सदर ट्रंप ने दिफाई अंदाज इख्तियार किया और कहा कि प्योंगयांग उस मुआहदे पर कायम है जो सिंगापुर में जून के महीने में उनके और किम जोंग उन के दरमियान तय पाया था। सदर का ये दावा जॉन बोल्टन के बयान से कतई मुख्तलिफ है, जिसमें चंद घंटे पहले उन्होंने कहा था कि शिमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम नहीं किए। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने शिमाली कोरिया को खबरदार करते हुए कहा था कि वो महज बातें बनाने के बजाय अमली इक़दाम का मुजाहरा करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि शिमाली कोरिया जज़ीरानुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के उस अहद पर कायम रहने में नाकाम रहा है, जिसका वादा उसके लीडर किम जोंग उन ने जून में सिंगापुर में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ होने वाली सरबराह मुलाकात के मौके पर किया था। अमरीकी रियासत ओहायो में ऐवान नुमाइंदगान की एक नशस्त पर खुसूसी इंतखाबी मुकाबला बहुत सख्त था, जबकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने इस मुकाबले के नताइज और मुल्क में किसी और जगह होने वाली प्राइमरी वोटिंग को नवंबर के नेशनल मिड टर्म इंतखाबात के नताइज के अंदाजे से मुताल्लिक एक पैमाने के तौर पर देखा है। और अमरीकी रियासत कैंसस के एक शराबखाने में फायरिंग करके एक भारतीय तारिकीन वतन को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी करने के मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। सरकारी वकला का कहना है कि ये जुर्म नफरत की बुनियाद पर किया गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।